नमस्कार। आज हम इंटरनेट के एक काफ़ी छुपे हुए और रहस्यमयी हिस्से को देख रहे हैं, जिसे कहते हैं डार्क वेब। हमारे पास इस पर कई स्टडीज़ और आर्टिकल्स हैं, और हमारा इरादा है कि इन सब स्रोतों से जो अहम जानकारी है उसे सामने लाएं, ताकि इंटरनेट का ये कोना, जो सिर्फ 0.01% है पर अहम है, उसे समझ सकें। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंटरनेट मतलब एक आइसबर्ग जैसा है। सबसे ऊपर सरफेस वेब, जो हम आप रोज इस्तेमाल करते हैं, वो कुल इंटरनेट का मुश्किल से 4-5% है। फिर आता है डीप वेब। ये बहुत बड़ा है, 90-95%। इसमें आपके पासवर्ड वाले अकाउंट्स, प्राइवेट डेटाबेस, ये सब होता है। अच्छा। और इसी डीप वेब का एक छोटा सा एन्क्रिप्टेड हिस्सा है डार्क वेब। और यहाँ जाने के लिए वो टॉर जैसा कोई खास ब्राउजर चाहिए होता है, और वेबसाइट के नाम के आखिर में .onion लगा होता है ना? सही कहा। यहाँ मतलब गुमनामी, अनोनिमिटी ही सब कुछ है। टॉर नेटवर्क, जिसका पूरा नाम द अनियन राउटर है, वो क्या करता है कि डेटा को कई सर्वरों से घुमाकर भेजता है और हर स्टेप पर उसे एन्क्रिप्ट करता है, तो पहचान छुपाना आसान हो जाता है। और यही बात तो मजेदार है ना, क्योंकि ये टॉर वाली तकनीक असल में तो अमेरिकी नेवी ने बनाई थी, सरकारी बातचीत को सुरक्षित रखने के लिए। मतलब अजीब है कि कैसे एक सुरक्षा तकनीक आज गुमनामी का इतना बड़ा जरिया बन गई। हाँ, ये तो है। और इसी गुमनामी का फायदा उठाकर, जैसा आपने कहा, यहाँ बहुत सी गंभीर अवैध गतिविधियां होती हैं। हमारे स्रोतों के अनुसार करीब 30,000 एक्टिव डार्क वेब साइट्स हैं, और उनमें से लगभग, मान लीजिए, 56-60% क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल हैं। बाप रे। जैसे कि ड्रग्स का कारोबार। मैंने पढ़ा कि एक स्टडी थी 2012 से 2023 तक की। उसमें पाया गया कि प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की बिक्री तो कम हुई, पर फेंटेनिल जैसे खतरनाक सिंथेटिक ओपियोइड्स की लिस्टिंग डबल हो गई। हाँ, ये बहुत चिंता की बात है। अल्फाबे जैसे मार्केटप्लेस थे, जहां एक बड़ा फेंटेनिल सेलर, उसने अकेले $2.8 मिलियन से ज्यादा की बिक्री की थी। और सिर्फ ड्रग्स ही नहीं, हथियार भी। जी हाँ, हथियारों की तस्करी भी एक बड़ी समस्या है। 2019 की एक रिपोर्ट थी, उसमें 8 बड़े और 12 छोटे बाजारों को देखा गया, और उनमें 2100 से ज्यादा हथियार लिस्टेड मिले, और इनमें से 70% हैंडगन थी। और चिंता की बात यह भी कि 60% हथियार अमेरिका से आ रहे थे। हाँ, रिपोर्ट तो यही बताती है। और फिर साइबर क्राइम तो है ही, जैसे चोरी हुए क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वो शायद यहाँ बहुत सस्ते में मिल जाते। बिल्कुल, महज $25 तक में। सोचिए, 2022 में 10 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड डिटेल्स लीक हुई थी। और भारत की बात करें तो अंदाजा है कि कम से कम 20% साइबर अपराधों में कहीं ना कहीं डार्क वेब का इस्तेमाल होता है। ये तो बहुत ही खतरनाक है आम लोगों के लिए। और कुछ चीजें तो और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं, जैसे बाल यौन शोषण सामग्री यानी CSAM और मानव तस्करी। स्रोत बताते हैं कि CSAM की न सिर्फ मात्रा बड़ी है, बल्कि उसकी क्वालिटी और उसमें दिखाई जाने वाली हिंसा भी बड़ी है। 2023 तक टॉर नेटवर्क पर 200 से ज्यादा फोरम और साइट्स थीं जो सिर्फ CSAM के लिए थीं। ये भगवान। और मानव तस्करी में भी डार्क वेब का इस्तेमाल हो रहा है। लड़कियों को किराए पर देने या बेचने, यहाँ तक कि गुलामों की पेशकश भी होती है। आतंकवादी संगठन भी इसका इस्तेमाल भर्ती, प्रोपेगेंडा और हमलों की प्लानिंग के लिए करते हैं। ये सब सुन के तो लगता है कि यहाँ सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं है। लेकिन क्या इसका कोई पॉजिटिव साइड भी है? मतलब क्या सब कुछ अवैध ही है? नहीं, और ये जानना बहुत जरूरी है, इसके बिल्कुल वैध और अहम उपयोग भी हैं। जैसे विसल ब्लोअर है, पत्रकार हैं, या जो लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां बहुत दमन है, वो इसे सुरक्षित बातचीत और सेंसरशिप से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये बात भी है। हाँ, कई बार तो सच बाहर लाने का यही एकमात्र रास्ता होता है उनके पास। और तो और फेसबुक, CIA, द न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC जैसी जानी मानी संस्थाओं की भी अपनी ऑनियन साइट्स हैं, ताकि जो लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर बहुत सतर्क हैं, वो उन तक सुरक्षित तरीके से पहुंच सकें। जी। तो फिर इस पर नजर कैसे रखी जाती है? मतलब लॉ एनफोर्समेंट क्या कर रहा है? कुछ हो भी पा रहा है? कोशिशें को लगातार जारी हैं। साइबर सुरक्षा कंपनियां और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज लगातार मॉनिटर करती हैं। वो मशीन लर्निंग और AI जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं, संदिग्ध पैटर्न पहचानने के लिए, अवैध बाजारों की भाषा समझने के लिए। अच्छा, AI का इस्तेमाल यहाँ भी? हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑपरेशंस भी होते हैं।
जैसे ऑपरेशन रैप्टोर था 2024 में, उसमें 270 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए और $200 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति जब्त हुई। और अभी हाल में ऑपरेशन क्रोनोस ने लॉकबिट रैंसमवेयर ग्रुप को काफी हद तक तोड़ा है। रैंसमवेयर मतलब वो जो कंप्यूटर लॉक करके पैसे मांगते हैं। वे तो ये एक तरह की आप कह सकते हैं चूहे बिल्ली की दौड़ है। अपराधी बेहतर एन्क्रिप्शन बनाते हैं, एजेंसियां बेहतर तरीके ढूंढती हैं। लेकिन एक आम इंटरनेट यूजर के लिए क्या खतरा है अगर कोई बस उत्सुकतावश चला जाए तो? देखिए, बिना जानकारी और सावधानी के डार्क वेब पर जाना खतरनाक हो सकता है, बहुत ज्यादा। मैलवेयर, वायरस, रैंसमवेयर का खतरा तो है ही। फिशिंग स्कैम्स बहुत होते हैं, पहचान की चोरी हो सकती है, फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, आप अनजाने में किसी अवैध सामग्री तक पहुंच सकते हैं, जिसके फिर कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। तो सावधानी बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर ये साफ है कि डार्क वेब एक दोधारी तलवार है। एक तरफ तो प्राइवेसी और अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक जरिया, बिल्कुल, और दूसरी तरफ अपराध और शोषण का एक बहुत ही अंधेरा कोना। सही कहा आपने। ये हमारे डिजिटल युग की एक बहुत ही जटिल सच्चाई है, और चुनौती यही है कि कैसे हम प्राइवेसी के अधिकार को बचाते हुए अपराधियों पर लगाम लगा सकें। इसके लिए लगातार टेक्नोलॉजी में तरक्की, देशों के बीच बेहतर सहयोग और साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता, ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और बेहतर होते जाएंगे, क्या डार्क वेब पर काबू पाना और मुश्किल हो जाएगा, या फिर निगरानी और विश्लेषण के नए तरीके इसे शायद कम खतरनाक बना देंगे? सोचने वाली बात है।